हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 43 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। यह है पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 पहले देख लीजिए। उसमें मैंने 43 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। अब हम चलेंगे 44 नंबर से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 44th नंबर क्वेश्चन सिंपल है, इसको आपको सॉल्व करना है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर आएगा 4/7। ठीक है, 4/7। नेक्स्ट है, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। एक सेकंड में कितने डेसिमल होते हैं? अगर आवर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपको 0.000126। नेक्स्ट है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सम कितना आएगा? 26, 2, 3, 5, 7 और 11। ये पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, इनका ऐड आएगा 28। नेक्स्ट कह रहा है इन एन एग्जाम 70% कैंडिडेट्स पास्ड इन फिजिक्स। टोटल में से 70% फिजिक्स को पास किया, 80% लोगों ने रीजनिंग को पास क्या करा? इफ 55% कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स। टोटल में से 55% बच्चों ने इन दोनों सब्जेक्ट को पास किया, तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे बोथ सब्जेक्ट पूछा है और यहाँ पे भी कैंडिडेट दे रखा है कि बोथ सब्जेक्ट का, तो सेम ही चीज पूछा है। तो 100 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो 45 आना चाहिए आंसर इसका, कि 45 जो है वो फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे बोथ सब्जेक्ट के बारे में बोला है कि 55% पास हुए तो 45 फेल हुए। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए डी। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 40। 10 to 40 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? तो देखिए 11 आएगा, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। डिवाइड बाई जब आप 8 करोगे मतलब 8 नंबर हैं तो इसका एवरेज मिल जाएगा, तो एवरेज मिलेगा 22.5। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसको आप सोल्व कीजिए। तो अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करो तो आएगा 303.33 और इसमें से माइनस करोगे तो 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में और आउट ऑफ टोटल 50 मार्क्स ये डिस्ट्रीब्यूशन है। संस्कृत में जितने मार्क्स आए, कंप्यूटर में जितने मार्क्स आए और ऑन एवरेज इन दोनों मिला के जो मार्क्स आए वो नीचे है। और यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, मतलब कितने मार्क्स से अबव कितने बच्चों का आया है। ठीक है, पूछा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन संस्कृत आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन संस्कृत। कह रहे हैं कि कम से कम 60% मार्क्स संस्कृत सब्जेक्ट में होना चाहिए अगर आपको संस्कृत में हायर स्टडीज करना है तो कह रहा कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं परस्यू करने के लिए संस्कृत में आगे का पढ़ाई। सिंपल सी बात है, 60% कितना हुआ 50 का? 30 मार्क्स। और 30 से जो ऊपर जितने बच्चों का होगा वो एलिजिबल है। 30 से ऊपर कितने बच्चों का है संस्कृत में? 32 स्टूडेंट्स का, तो आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट कह रहा था परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर ओवर दिस गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। 60% मार्क्स एटलीस्ट जिसका मिल रहा है, मतलब 50 का 60% हो गया 30 मार्क्स, इसमें कंप्यूटर में कितना है 21। और एग्रीगेट में कह रहा है कि 40% मिनिमम मिल रहा हो, तो एग्रीगेट में 40% मिनिमम हो गया कितना? 73। तो 21 73 का कितना परसेंट है ये पूछा है, तो ये आएगा 28 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 29%। नेक्स्ट पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन कंप्यूटर। लेस देन 40% तो 20 से जिसका कम है, 20 एंड 20 अब कितने का है? 66 का है कंप्यूटर में, तो 34 हो गया जो इससे कम होंगे, तो 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू रीनेम। रीनेम करने के लिए कौन सा प्रेस यूज करता है? F2। F2 से क्या होता है, कोई भी एक्सेल में जनरली F2 से रीनेम हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। प्रिंट आउट करने से पहले क्या करते हैं? पेपर साइज सेट करते हैं, पेपर साइज के बाद उसके हम लेआउट, ओरिएंटेशन, मार्जिन ये सब सेट करते हैं और लास्ट में प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट करेंगे एमएस वर्ड, विच कीबोर्ड की इज यूज्ड टू मूव वन कैरेक्टर नेक्स्ट। एक कैरेक्टर आपको आगे पीछे जाना है तो राइट यूज करते हैं आगे जाने के लिए, लेफ्ट एरो यूज करते हैं पीछे जाने के लिए। तो यहाँ पूछा है कि नेक्स्ट जाना है तो राइट एरो। व्हाट इज द इजियर वे टू सेटअप एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन स्प्रेडशीट। तो इजियर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? फंक्शंस। इज इक्वल टू लिखते हैं, जैसे कि सम है कोई भी फंक्शन लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड पावर पॉइंट। तो किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के प्रेस करते हैं, उससे हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है। 58 देखते हैं। 58 क्या करें? नेम द मोस्ट फेमस किंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एलिब्रेटेड सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सबसे जो फेमस सिस्टम, मतलब किसने एस्टेब्लिश किया था ये सिस्टम को, ये नाम पूछा है यहाँ पे। तो एस्टेब्लिश करने वाले का नाम क्या है?
वो देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कह रहा है हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ये बहुत ही पॉपुलर है, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, रिटर्न टू वेदास या फिर गो बैक टू वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। नेम द कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द किंग ऑफ रीजन ऑफ किंग कनिष्क। कनिष्क में कोर्ट फिजिशियन कौन थे? तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस, इनका नाम ही काफी है, ये थे चरक। उन्होंने चरक संहिता लिखा था। इन अ लेटर द सब्जेक्ट इज रिटन इमीडिएटली। तो जो सब्जेक्ट लिखते हैं, जब हम कोई लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो नीचे सब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है? बिफोर सैल्यूटेशन, आफ्टर सिग्नेचर, द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेटर। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि हम सब लोगों ने लेटर लिखा ही लिखा है बिफोर सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर से पहले ऊपर जस्ट ऊपर लिखते हैं, तो कहते हैं तो जो भी रिगार्डिंग होता है वो हम सब्जेक्ट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव। कह रहा है कि कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं इशू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, जैसे कि ग्रांट फॉर रेगुलर लीव है, इन सब चीज़ों के लिए कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया था? नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, मिनट्स या फिर रिजोल्यूशन। तो हर एक का पर्पस अलग अलग है। तो यहाँ पूछा है कि अगर लीव जैसे ग्रांट करनी है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफिस ऑर्डर, उसको बोलते हैं कि सर सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑर्डर। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन आर यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 फॉर्म्स है, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा टोटल कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 11 टोटल टाइप्स यूज होते हैं। नेक्स्ट पूछा है सैल्यूटेशन टू बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ लेटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं? नीचे जो लिखते हैं सर मैडम, मतलब किस तरह से लिखते हैं? मतलब यहाँ पे पूछा है रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखेंगे, माय डियर लिखेंगे, डियर लिखेंगे, सर मैडम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सैल्यूटेशन में हम सर या मैडम यूज करते हैं, रेस्पेक्टेड भी नहीं, सिंपली सर या मैडम लिखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा है तो कुंडलिनी, कुंडली बेसिकली, कुंडली स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। सर्प, प्रहार और वचन। नमक मिर्च लगाना मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना। सावन हरे न भादो सूखे, कहावत का अर्थ, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है ऑलवेज एक साथ, मतलब सेम सिचुएशन में रहना। जिसने ऋण चुका दिया उसको हम क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं, ऋण। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। निम्नलिखित में से दिन शब्द का ऋतुक्षम विन्नात्मक शब्द है। तो दिन मतलब क्या होता है? दिवस, उससे क्या बनता है? दिन। निरक्षर का विलोम शब्द, निरक्षर मीन्स जो पढ़ा लिखा ना हो, और उसका विलोम क्या होगा? जो पढ़ा लिखा हो, मतलब साक्षर। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द, आंख का क्या होता है? लोचन। अक्ष मीन्स आंसू होता है। सत्यार्थी का क्या होता है? सत्यजोर अर्थी, सत्यजोर अर्थी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हिंदी अनुवाद देखना है। चूज द करेक्ट गिवन मीनिंग। यहाँ पे है क्या? द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। जो करेक्टेड कॉपी है उसको सिग्नेचर के लिए पुटअप किया गया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो ये पूछा है, यहाँ पे मीनिंग पूछा है बेसिकली, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, यही इसका सही मीनिंग है। ये करेक्टेड कॉपी जो है वो सिग्नेचर के लिए पुटअप किया गया, मतलब उसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। एडवर्टीजमेंट जो है मंडे को रिलीज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे सही बोला है कि अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी है नहीं, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है, ठीक है। ये एक इसका सही ट्रांसलेशन है। इसके लिए विज्ञापन, जो विज्ञापन है सोमवार को जारी किया गया है। कृपण और कृपान में का मीनिंग क्या होता है? कृपण मीन्स होता है कंजूस, और कृपान मीन्स तलवार, कटार, ये सब, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट गिवन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में अगर करेंगे? तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, फिर वास करता है। अगेन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का सही हिंदी मीनिंग पूछा है तो ये होता है प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट हिंदी। यहाँ पे भी वही करना है, इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन का मीनिंग बताना है हिंदी में, या फिर ट्रांसलेट करना है हिंदी में, इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। तो 79 का आएगा, यही आएगा। यह अधिसूचना, नोटिफिकेशन मीन्स होता है अधिसूचना, के माध्यम से संसूचित किया जाता है। कम्युनिकेटेड मीन्स संसूचित, और नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना।
अगेन यहाँ पे क्या करना है, हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और अस्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आधिकारिक पत्रों में सभी पहलुओं में। अब यहाँ पे ऑफिशियल लेटर्स, आधिकारिक पत्र मीन्स ऑफिशियल लेटर में इन सभी पहलुओं को, किन किन का, शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, माना जाता है। इट इज सपोज्ड टू, तो यहीं पे आ जाएगा सपोज टू का मीनिंग। बाकी में क्या है, ब्लेंड ऑफ मतलब मिश्रण है, फाइन ब्लेंड ऑफ। बाकी में क्या है, सपोज्ड टू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑफिशियल लेटर जो होता है, इट इज सपोज टू हैव दीज थिंग्स, तो यहाँ पे वही लिखा होता है, ऑफिशियल लेटर आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसिस्टेंस एंड क्लैरिटी इन ऑल द रिस्पेक्ट। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। इन ओनली वन रेस्पेक्ट, यहाँ पे एस्पेक्ट तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ए, इन ऑल एस्पेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे अनुवाद का चयन करना है। अब है क्या कि वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं, इसका आपको करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो, मतलब जो लिखा गया है वो किस लिए है, जानकारी को गोपनीय रखने के लिए। तो क्या पूछा यहाँ पे, दे आर नॉट रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, ये तो वैसे ही गलत हो गया, लिखे गए हैं, नॉट तो नहीं आएगा। दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन, नॉन कॉन्फिडेंशियल भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंशियल क्योंकि गोपनीय रखने के लिए है, तो नॉन कॉन्फिडेंशियल भी यहाँ पे गलत हो गया। दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, तो यहाँ पे सही हो गया, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रांसलेशन करना है। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। अब यहाँ पे सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है, इसको कर देना है। अब देखिए, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आता है, करस्पॉन्डेंस इज अ माइनर मैटर फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी। नहीं, क्या कह रहा है, सरकारी एजेंसियों के लिए समाचार पत्र कोई मामूली बात नहीं है, करस्पॉन्डेंस इज नॉट आएगा यहाँ पे। करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, करस्पॉन्डेंस इज मस्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। अब यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट गिवन इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मीनिंग को ट्रांसलेट, मीनिंग नहीं सेम होना चाहिए, यहाँ पे बोला है ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोला है नो, तो करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, तो यहाँ पे बोला है सरकारी एजेंसी, तो नॉन गवर्नमेंट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा सरकारी एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर द, या तो डी आना चाहिए या फिर करस्पॉन्डेंस इज मस्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, ये भी आ सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली डी आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसलेशन करना है अगेन। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तो पत्राचार जो है वो समाज, सरकार और ग्राहक के बीच में बातचीत करने का एक प्रमुख बिंदु है। इसको को ट्रांसलेट करना है, तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए। Correspondence is not one of the key points of interaction between government and customer, तो यहाँ पे बोला है कि not, तो यहीं पे ये गलत हो जाएगा। Correspondence is one of the key points of relation between government and customer, तो relation यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, बातचीत करने का, मतलब communication का। Correspondence is one of the key points of interaction between the government and customers, तो यही आएगा सही आंसर। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगेन क्या है, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। तो पत्राचार जो है वो एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसका ट्रांसलेशन करना है एग्जैक्ट सेम टू सेम, तो देख लेते हैं। करस्पॉन्डेंस कैन नॉट मेक, कैन नॉट आ गया, यहीं चला गया। करस्पॉन्डेंस कैन ब्रेक एन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, कैन ब्रेक एज वेल एंड मेक एज वेल। करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट है, अब 85th से क्या है, यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें आंसर करना है। तो देख लेते हैं 85th से। 85th का क्या कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है, आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण है। तो सोशल मीडिया का ये प्रमुख होने का या फिर इतना पॉपुलर होने का क्या कारण है भारत में, ये अपने को आंसर बताना है। तो मेरे हिसाब से यह है कि इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। यह मनोरंजन के लिए साथ साथ कमाई का भी अवसर देता है। तो यही एक मेन रीजन है जो इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया है सोशल मीडिया। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है, सबसे उपयुक्त कौन सा है जो कि सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त मेरे हिसाब से यही है। सोशल मीडिया के जीवन में लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, चाहे वो कोई भी लाइफ हो, सोशल लाइफ हो
या फिर बच्चे का मतलब नॉर्मल लाइफ हो, सब तरह से प्रभावित कर रहा है, एजुकेशन लाइफ को प्रभावित कर रहा है। यह मनोरंजन के साथ-साथ कमाई का भी अवसर देता है। समय के बदलाव के साथ हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बट इसकी लिमिटेशन और एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया से सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं? सबसे प्रबल तर्क को चुनिए। सबसे नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से मनुष्य सोशल मीडिया को वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। मतलब होता क्या है कि जब आप लोग वर्चुअल मीडिया में ज़्यादातर देख रहे हैं, आपने ऊपर फ्रेज में पढ़ा होगा, यही इसका मीनिंग है। इसकी वजह से परिवार में विघटन, पति-पत्नी की आपसी कलह तक के सब तर्क सामने आ रहे हैं और यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है? इसलिए आंसर हो गया है यहाँ पे डी करेक्ट। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है? सबसे सबल तर्क कौन-सा हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सरल तर्क देना है किसका, कि सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे है विज्ञापन के लिए। देखिए आज भारत और विश्व भर में की कंपनियां नए कर्मचारियों और उसकी कुशलता को खोजने के लिए क्या यूज करते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इन सब अकाउंट को यूज करें जिससे आपको जॉब मिल जाती है। नौकरी.com हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनी अपने ग्राहक तक पहुंच जाती है, सर्च करेगी आपके प्रोफाइल को और आपको सीधा ट्रैक करके आपको इन्विटेशन भेज देगी। तो यही एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है कि जो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको लोग सर्च कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई के समय मोबाइल साथ रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? आप किस विकल्प से सहमत है? अब यहाँ पे क्या पूछा है, कॉलेज की छात्रों को, स्कूल में नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखें तो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट लग रहा है कि मोबाइल साथ रखे जाने से अधिक जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो एडिक्टेड नहीं है, बट जो उपद्रवी छात्र हैं वो क्या करते हैं, वो लोग फिर उसका मिसयूज करते हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी पढ़ाई नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए कि जब आप क्लास में एंटर करो उस समय आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, दैट विल बी द बेटर वन। अगेन दूसरा अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख के हमें आंसर करना है। तो क्या है पहला, ऊपर लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं हैं। संतुष्ट और सुखी नहीं होने का कारण क्या है, हम जब फ्रेज पढ़ेंगे तो आंसर मैं सीधा बता देता हूँ कि हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौर में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए हैं। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई कि हम हर एक चीज को ऑनलाइन देख के ट्रैक कर लेते हैं कि कौन क्या है नहीं है, इसलिए हमारा हर चीज ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा अंदर से डरे रहते हैं और अपने आप को पिछड़ जाने के डर से मतलब एक्चुअल जो लाइफ स्टाइल है उसको भूल गए हैं। तो यही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि योग, व्यायाम और मैदान के खेल कूद गायब हो जाने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं रदर देन प्ले ग्राउंड में जाने के। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पूछा है। प्रकृति के समीप न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घर करने लगी है। तो यही फ्रेज के आधार पे आंसर है। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कारण कौन सा सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए। सबसे प्रमुख कारण क्या है, वो यहाँ पे है पति पत्नी की व्यस्तता, आपसी व्यवहार, जीवन की दौर में पिछड़ जाने का डर। यही मुख्य है, अगर आप इस फ्रेज को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है। मतलब जो फ्रेज दिया हुआ उसके आधार उसके करस्पॉन्डिंग या फिर उसके रिस्पेक्ट में बदलती जीवन जो ये जीवन शैली लाइफ स्टाइल बदल रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है, वो है संवेदनहीनता, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़। क्योंकि हो रहा है क्या, जैसा मैंने बताया, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं। तो इस होड़ की वजह से क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। हर कोई अब बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है। मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप से सर्वाधिक प्रभावित कर रही है। मोबाइल, टेलीविजन और कंप्यूटर को हम सब बता सकते हैं कि इसकी वजह से हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लंबे समय तक टेलीविजन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर मतलब एक वर्चुअल लाइफ स्टाइल को जीने लगता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। डीओ लेटर का पूर्ण रूप है, डीओ लेटर का पूर्ण फुल फॉर्म ऑफ द डीओ लेटर। डीओ क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, डियर ऑफिसर लेटर या फिर ड्यूअल ऑफिशियल लेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंपल मीनिंग होता है सेमी ऑफिशियल या फिर सॉरी डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज होता है। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइट द सुपर सेशन इन द डीओ लेटर। हमने देखा था ऊपर सरिया मैडम से डिनोट करते हैं
ऊपर लिखने के लिए, और नीचे क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली। आंसर आएगा ए, योर सिंसियरली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सैल्यूटेशन यूज्ड इन एन ऑफिस और मेमोरेंडम। ऑफिस या मेमोरेंडम में करेक्ट सैल्यूटेशन क्या यूज किया जाता है, ये पूछा है, तो ये सर या मैडम, सॉरी, हाँ ये क्या यूज किया जाता है, सर या मैडम। नेक्स्ट देखते हैं, what kind of communication is used for making public announcement of decision of government in important matter of policy, example policy of the industrial licensing। किस टाइप का कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे कि कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट करना है तो इस केस में कम्युनिकेशन कैसा होता है, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफाइड। ऑफिस लेटर हमने देखा था कि ऑफिस के अंदर कुछ अनाउंस करना है तो उसके लिए ऑफिस लेटर यूज होता है, और अगर पब्लिकली कुछ अनाउंस करना है तो उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। मिनट्स क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जैसे मीटिंग वगैरह होता है वहाँ पे मीटिंग होता है। और रेजोल्यूशन क्या होता है, जब कोई पूरी कंट्री में रेजोल्यूशन लाते हैं कुछ चेंज करने के लिए, बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। 99 देखते हैं, which government office is responsible for issuing instruction for correspondence with foreign government। तो कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इंस्ट्रक्शन इशू करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट को। तो फॉरेन गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन जारी करना है तो कौन सा गवर्नमेंट करती है, तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसका काम ही है एक्सटर्नल मैटर से डील करना। लास्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ CSMOP। CSMOP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ठीक है, तो ये था पूरे 100 के 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहला पार्ट मैं इसके लिंक में डाल दूंगा, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है 1 to 43 तक तो आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।